नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आर्यन मैथ्स एजुकेशन में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 को स्टार्ट करेंगे। जो प्रश्नावली हम लोगों का है 1B, इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक को समझते हैं। ठीक है, यदि हम लोग बेसिक को समझ जाएंगे तो प्रश्नावली को लगाने में हमें कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो दोस्तों चलिए हम लोग प्रश्नावली 1B के जो बेसिक है उसको हम लोग समझ लेते हैं, तब जा कर के हम लोग प्रश्नावली को लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, भाज्य संख्याएं तो जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, यानी कि भाज्य संख्याएं किससे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से वो क्या है पूरी तरह से विभाजित हो जाए, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप 4, ठीक है, 4 किससे विभाजित होगा? 4 से विभाजित होगा। ठीक है, 1 से भी कट जाएगा, लेकिन इसके अलावा स्वयं अथवा 1 के अलावा वह 2 से भी क्या होगी? विभाजित होगी। तो हम लोग ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? हम लोग मतलब भाज्य संख्याएं कहते हैं। इसी प्रकार 6 किससे कटेगा? 2 से भी कटेगा और 3 से भी कट जाएगा। 8 हो गया, 9 हो गया, 10, 12, 14, 15, ठीक है, इत्यादि। तो ये सभी संख्याएं हम लोगों की क्या है? भाज्य संख्याएं। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझते हैं अभाज्य संख्याएं। देखिए, जो अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं को हम लोग ऋण संख्याएं भी कहते हैं। ठीक है, जो अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं को हम लोग ऋण संख्याएं भी कहते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो पाती उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी कि अभाज्य संख्याएं वह होती हैं जो स्वयं अथवा एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से नहीं कटती हैं, वो अभाज्य संख्याएं कहती हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे 2, ठीक है, 2 किससे कटेगा? 2 से कटेगा या तो 1 से कटेगा, इसके अलावा वो किसी से भी नहीं विभाजित होगा। 3 किससे कटेगा? 3 अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा। ठीक है, तो मतलब और इसके अतिरिक्त किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार 29 हो गया, इत्यादि। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, एक चीज़ आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि जो 2 है, ठीक है, 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, यदि आपसे कोई क्वेश्चन करे या फिर परीक्षाओं में आ जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जो 2 है, ठीक है, 2 को हम लोग सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके अलावा 2 सम होते हुए भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, वह कौन सी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य संख्या है? तो वह संख्या क्या है हम लोगों की? वह संख्या 2 है। ठीक है, 2 ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी क्या है? अभाज्य संख्या है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, एक चीज़ और हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो 1 है, ठीक है, यहाँ पे 2 तो हो गया, लेकिन 1 भी तो हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो 1 है, 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। चलिए हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे जो अभाज्य संख्या है, ठीक है, अभाज्य संख्याओं को हम लोग ऋण संख्याएं भी कहते हैं। ठीक है, जो अभाज्य संख्याएं कहीं कहीं आप लोगों को ऋण संख्याएं भी मिल जाएगा, तो ऋण संख्या जो रहेंगी वही अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे समझ लेते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, जो प्रत्येक भाज्य संख्या है उसको हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे व्यक्त कर सकते हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 6 है, ठीक है, 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6 को हम लोग 2 × 3 लिख सकते हैं ना। यहाँ पर समझिए 6 क्या है हम लोगों का? 6 एक भाज्य संख्या है। ठीक है, और 2 × 3 अर्थात 2 क्या है हम लोगों का? अभाज्य संख्या है, और 3 क्या है हम लोगों का? अभाज्य संख्या है। तो
कहने का मतलब है कि जो प्रत्येक भाज्य संख्या है, ठीक है, उसको हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पे 6 क्या हम लोगों की भाज्य संख्या है, 2 गुणे 3 यहाँ पे अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में हम लोगों ने क्या किया, व्यक्त किया, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रत्येक भाज्य संख्या होती है उसको हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग समझ जाइए कि 12 है, ठीक है, 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 3 12, ठीक है। 2 क्या हम लोगों की अभाज्य संख्या है और 3 भी क्या हम लोगों की अभाज्य संख्या है और 12 क्या है, भाज्य संख्या है। तो जो भाज्य संख्या है, ठीक है, भाज्य संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ आप लोग समझिए कि जैसे मान लीजिए, ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, इस एग्जाम्पल के अलावा आप लोग समझ गए ना कि जो प्रत्येक भाज्य संख्या होती है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी भाज्य संख्या आप ले लीजिए, ठीक है, उसको हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, उसका अद्वितीय रूप क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम आप लोगों को बता देंगे, जैसे मान लीजिए 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 है, ठीक है, इसका अद्वितीय रूप क्या होता है। जैसे मान लीजिए इसको हम लोग 5 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 2 लिखते हैं, तो क्या इसके मान में कोई अंतर आएगा, इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कह देंगे कि यह मतलब जो दी हुई संख्या है, ठीक है, उसका अद्वितीय रूप है, ठीक है। अद्वितीय रूप क्या होता है, मतलब इसके क्रम को हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है, इसके क्रम को क्या कर देते हैं हम लोग, चेंज कर देते हैं। जब हम लोग क्रम को चेंज कर देते हैं तो वही क्या होता है, किसी भी दी हुई संख्या का अद्वितीय रूप होता है, ठीक है। तो ये था हम लोगों का कुछ महत्वपूर्ण बेसिक्स। उसके बाद हम लोग समझते हैं कुछ और चीज़ें, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग प्रश्नावली की तरफ बढ़ेंगे। चलिए हम लोग समझते हैं कि मौसम क्या होता है और लौसव क्या होता है, ठीक है। मौसम और लौसव, ठीक। हमें क्योंकि जो प्रश्नावली 1 भी है उसमें हमें लौसव और मौसम पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोग मौसम और लौसव को समझ लेते हैं कि मौसम क्या होता है और लौसव क्या होता है, ठीक है। इससे पिछले वाली वीडियो हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से मौसम निकाला था, ठीक है। और इसमें हम लोग जो प्रश्नावली 1 भी है, इस वाली वीडियो में हम लोग अभाज्य गुणनखंड की सहायता से हम लोग मौसम निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग मौसम को समझ लेते हैं कि मौसम क्या होता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, जो दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे, ठीक है, तो दी हुई संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। मौसम मतलब क्या होता है कि मतलब वह मतलब 2 या 2 से अधिक, वह मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 अथवा 2 से अधिक दी हुई संख्याओं को पूरी तरह से क्या कर दे, विभाजित कर दे, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए 6 और 12 का मौसम, ठीक है, 6 और 12 का मौसम क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग यदि इसको अभाज्य गुणनखंड की विधि से लगाएंगे तो क्या आएगा, जैसे मान लीजिए 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं ना, ठीक है। 12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो मौसम होता है, मौसम हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन होता है ना, ठीक है, जो कॉमन होता है हम लोगों का उस कॉमन का लेते हैं। यहाँ पे उभयनिष्ठ 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 गुणे 3 हो गया बराबर 6, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कह देंगे कि 6 और 12 का जो मौसम होगा क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे समझना है हमें कि वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। तो जैसे मान लीजिए जो 6 और 12 है, ठीक है, 6 और 12 सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि 6 और 12 को वह कौन सी संख्या होगी जो दोनों मतलब भागा हो जाए, दोनों, ठीक है, दोनों संख्या में भागा हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं 2 से, ठीक है। देखिए 2 को लेंगे यदि हम लोग, ठीक है, 2 को लेंगे तो 2 क्या होगा, 6 को भी काट देगा और 12 को भी काट देगा, ठीक है। उसके अलावा यदि हम लोग 3 को लेंगे तो 3 6 को भी काट देगा और 12 को भी काट देगा, ठीक है। इसके अलावा यदि हम लोग 4 को ले रहे हैं तो क्या 4 6 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो 4 को हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। जो दोनों संख्याओं को विभाजित करे उसी संख्या को हमें लेना है, ठीक है। उसके बाद 5 को लेते हैं हम लोग, तो 5 न 6 को काटेगा और न 12 को काटेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो 6 है, ठीक है, 6 दोनों संख्याओं को काटेगा, 6 को भी काटेगा और 12 को भी काटेगा। इसके अलावा 7 8 9, ठीक है, इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो दोनों संख्याओं को
काटेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों संख्याओं को क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। 3 क्या कर रही है, दोनों संख्याओं को विभाजित कर रही है। और 6 भी क्या कर रही है, दोनों संख्याओं को विभाजित कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो दी हुई संख्या है इसमें सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी संख्या 6 है ना। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, मौसव कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे दी हुई जो सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है, जो सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों संख्याओं के क्या कर रही है, विभाजित कर रही है, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, मौसव कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग परिभाषा को समझ सकते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे, दी हुई संख्याओं को मौसव कहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो मौसव है, ठीक है, मौसव का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, ठीक है। इसको हम लोग यदि इंग्लिश में बोलें तो इसको बोलते हैं हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात HCF, ठीक है। प्रश्नावली 1A में हम लोगों ने HCF का नाम बहुत सुना है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों का था मौसव, ठीक है, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे, दी हुई संख्याओं की मौसव कहलाती है, ठीक है। तो 6 और 12 का मौसव क्या होगा हम लोगों का, 6 होगा। 2 3 6, तो इन संख्याओं में क्या होगा, 6 बड़ी है ना, तो वही बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, दोनों संख्याओं की मौसव होगी, ठीक है। चलिए हम लोग समझते हैं कि लौसव क्या होता है, ठीक है। लौसव का मतलब लसव का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। चलिए हम लोग समझ लेते हैं। देखिए जो मौसव था उसमें हम लोगों ने बड़ी से बड़ी संख्याओं को लिया था, लेकिन इसमें क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे, लौसव कहलाती है। यहाँ पे हम लोगों ने 6 और 12 को ले लिया, ठीक है, 6 और 12 को ले लिया। देखिए 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और 12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो लौसव होता है, लौसव में जो कॉमन होता है, ठीक है, उसको भी लेते हैं, और जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए 2 एक कॉमन मिल गया, 3 एक कॉमन मिल गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 बच गया हम लोगों का ना, ठीक है। तो यहाँ पे उसको भी ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो 2 कॉमन मिला है उसको हम लोगों ने रख लिया, जो 3 कॉमन मिला है उसको हम लोगों ने रख लिया, और जो 2 कॉमन नहीं मिला है उसको हम लोगों ने रख लिया, ठीक है। तो इस प्रकार जब हम लोग गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, 2 3 6 हो जाएगा, और 6 दूनी क्या हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 12 होगा दोनों संख्याओं का क्या होगा, लौसव होगा। तो देखिए यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या समझिए। देखिए यहाँ पे 6 से क्या होगा, 6 और 12, ठीक है, वह कौन सी संख्या होगी जो 6 और 12 दोनों से कट जाएगी, 12, ठीक है। 12 क्या होगा, 6 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यदि आप ले लीजिए 24, ठीक है, 6 चौके क्या हो जाएगा 24, 12 दूनी क्या हो जाएगा 24, ठीक है। इसके अलावा आप ले लीजिए 6 6 के 36 और 12 3 36, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 12 भी कैंसिल हो जा रहे हैं दोनों संख्याओं से, 24 भी कैंसिल हो जा रही है दोनों संख्याओं से, और 36 भी कैंसिल हो जा रही है दोनों संख्याओं से। लेकिन इसमें जो मौसव होगा, जो सबसे छोटी संख्या होगी वही क्या होगी, सॉरी, जो लौसव होगा, जो सबसे छोटी संख्या होगी वही क्या होगा, दोनों संख्याओं का लौसव होगी ना। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या है, 12 24 36। यहाँ पे 6 और 12 से 12 24 36 तीनों संख्याएं कट जा रही हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 36 दूनी 72, 72 भी 6 से कट जाएगा और 12 से कट जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे इन तीनों संख्याओं को समझ लीजिए कि 12 24 और 36, इन तीनों संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या है, 12 है। तो इसलिए 6 और 12 का जो मौसव होगा, सॉरी, जो लसव होगा हम लोगों का क्या होगा, हम लोगों का 12 होगा, ठीक है। तो लसव और मौसव में यही अंतर होता है। मौसव क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है, ठीक है, जो दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरी क्या होती है, उसको काट देती है, ठीक है। और जो लसव होता है हम लोगों का, मतलब वो छोटी से छोटी संख्या होती है, ठीक है, जो दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरा क्या करती है, मतलब कर देती है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम लोग, लसव कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ठीक था, ठीक है हम लोगों का। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सूत्र है, ठीक है, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सूत्र है जो कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है वो, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम बता दे रहे हैं आप लोगों को, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है हम लोगों का,
ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है हम लोगों का मौसौ गुणे लसौ। ठीक है, समझ लीजिए यहाँ पे आप लोग देखिए किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए, ठीक है, HCF और LCM में संबंध। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है हम लोगों का मौसौ गुणे लसौ होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई दो संख्या, ठीक है, एक संख्या मान लीजिए A है। ठीक है, इस प्रकार समझ लीजिए आप लोग कोई दो संख्या, पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दूसरी संख्या बराबर हम लोगों को क्या हो जाएगा मौसा गुणे लसा। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा मौसा गुणे लसा, अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है हम लोगों का मौसा गुणे लसा होता है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है हम लोगों का, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है मौसौ गुणे लसौ। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर क्या होता है मौसौ गुणे लसौ। बच्चों यदि यहाँ पे पहली संख्या दिया हो, मौसौ दिया हो और लसौ दिया हो, यदि हमसे पूछ दिया जाए कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम लोग दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दूसरी संख्या बराबर, यदि हम लोगों की पहली संख्या दी हुई हो, मौसौ दिया हुआ हो और लसौ दिया हुआ हो, तो दूसरी संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे। दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा हम लोगों का मौसा गुणे लस बट्टे पहली संख्या। ठीक है, बट्टे पहली संख्या। ठीक है, तो दूसरी संख्या को हम लोग कैसे निकालते हैं मौसौ गुणे लसौ बट्टे पहली संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप लोग बढ़िया से नोट बना लीजिएगा, नोट में इसे लिख लीजिएगा कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह क्या होता है मौसौ गुणे लसौ होता है। यदि दो संख्याओं में से एक संख्या दी हुई होती है, ठीक है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरी संख्या बराबर क्या होती है हम लोगों का मौसौ गुणे लसौ बट्टे पहली संख्या होती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये था हम लोगों का जो प्रश्नावली 1B है। ठीक है, जो प्रश्नावली 1B है, 1B का हम लोगों का महत्वपूर्ण बेसिक था। ठीक है, और महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। जो महत्वपूर्ण सूत्र है वह क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है मौसौ गुणे लसौ होता है। ठीक है, उसके बाद यदि पहली संख्या मालूम है, मौसौ मालूम है और लसौ मालूम है, तो हम लोग दूसरी संख्या ज्ञात करना रहेगा। तो दूसरी संख्या को कैसे निकालेंगे, दूसरी संख्या बराबर मौसौ गुणे लसौ बट्टे पहली संख्या। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्नावली 1B को स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है वह कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के, ठीक है, रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, देखिए पहले क्वेश्चन में हम लोगों को 5 क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, पहला है 140, तो 140 को हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। 140 का एक भाज्य संख्या है, तो हम लोगों ने अध्ययन कर चुका है कि कोई भी भाज्य संख्या होती है उसको हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 140 है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 156, तीसरा नंबर क्वेश्चन है 3825। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोगों का 5005। ठीक है, और पाँचवा नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का 7429। ठीक है, इसी को हमें हल करना है। चलिए हम लोग सबसे पहले हल करते हैं 140 को। तो 140 का हमें अभाज्य गुणनफल कैसे निकालेंगे, तो फिर यहाँ पे सबसे पहले हम लोग थोड़ा रफ कर लेते हैं। यहाँ किनारे 140 का निकालना है। ठीक है, इस प्रकार देखिए 140 किससे विभाजित होगी, ठीक है, यहाँ पे देखिए शून्य अर्थात 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे छोटी संख्या होती है उसी को हम लोग लेकर के हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 140 है, तो यहाँ पे दो से विभाजित होने का जो नियम होता है, मतलब कोई संख्या है जिसके लास्ट में शून्य हो, 2 हो, 4 हो, ठीक है, और 6 हो, 8 हो, तो जिसके लास्ट में मतलब 0, ठीक है, अर्थात 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो वह संख्या 2 से क्या होंगी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लास्ट में 0 है, तो इसका मतलब होगा कि इस संख्या पूरी तरह से 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 70 दूनी क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा ना, यहाँ पे 0 हो गया हम लोगों का। ठीक, तो जो इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 35 दूनी क्या हो जाएगा हम लोगों का
70 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 सत्ते क्या हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और ये शून्य उतर जाएगा। ठीक है, इसको 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, एक बचा यहाँ पे 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। अब ये किससे कटेगा, 300 तो नहीं कटेगा ना। ठीक है, 5 से लेंगे तो 5 से कटेगा तो 5 सत्ते क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा और 7 एकम क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, तो यहाँ पे 140 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या होगा, 2 × 5 × 7, अर्थात जो 140 है, 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा हम लोगों का, 2 × 5 × 7। ठीक है, 2 दूनी 4। ठीक है, 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140। ठीक है, ये था हम लोगों का 140 का अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार हम लोग 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या कर देंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, तो 156 को कैसे हम लोग निकालेंगे, चलिए उसको हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे 156 को रख लेंगे। ठीक है, 156 को। ठीक, तो देखिए यहाँ पे एक किससे कटेगा, हम लोग रफ कार्य कर रहे हैं यहाँ किनारे। ठीक है, उसके बाद जितना आएगा उसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में यहाँ पे दर्शा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक चीज़ जो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, यहाँ पे जो 140 है, 2 × 5 × 7 है। यहाँ पे हम लोग देखिए 2 × 2, 2 कितनी बार आया, 2 बार आया है ना, तो 2 पे घात हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, और गुणे 5 गुणे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार भी हम लोग कर देंगे तो 140 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 पे घात 2 हो जाएगा और गुणे 5 × 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 156 को समझ लेते हैं। देखिए 156 है, किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा ना, आराम से 2 से कट जाएगा। देखिए कितनी बार में जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 सत्ते क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, एक बचा 8, 2 बाटे क्या हो जाएगा हम लोगों का, 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से 2 से कटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6। ठीक है, और 2 नवा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यानी कि 39 हो जाएगा। ठीक है, अब ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा ना। ठीक है, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9। ठीक है, 13 तिहाई 39। अब ये किससे कटेगा, 13 से कम, 13 एकम 13। ठीक है, तो इस प्रकार 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 × 3 × 13। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 3 12। ठीक है, और 12 13 में गुणा करेंगे तो 156 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग 156 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या आएगा हम लोगों का, 2 × 3 × 13। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज़, 2 कितनी बार में आया है, 2 बार में है ना, तो इसको हम लोग यहाँ पे घात में लिख सकते हैं, गुणे 3 × 13। ठीक है, तो हम लोगों का ये था पहला नंबर क्वेश्चन का दूसरा। ठीक है, सॉल्व। चलिए हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 3825 है, 3825 है। यहाँ पे देखिए क्या ये संख्या 2 से मतलब विभाजित होगी। ठीक है, इसको हम लोग किनारा रफिंग कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देंगे। ठीक है, समझ लीजिए। देखिए 3825 है, तो क्या इसको हम लोग 2 से मतलब 2 से काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं, तो किससे कटेगा, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। देखिए 3 से विभाजित होने का जो नियम होता है, जैसे मान लीजिए कोई दी हुई संख्या होती है। ठीक है, उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो 5 2 क्या हो जाएगा, जोड़ते हैं, और जोड़ने पे जो प्राप्त संख्या होती है उसको हम लोग चेक करते हैं क्या वो 3 से कट जा रही है कि नहीं कट जा रही है। यदि वो 3 से कट जाएगी तो वह संख्या जो पूरी संख्या होगी वो 3 से कट जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस प्रकार जोड़ते हैं हम लोग, 5 2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 7 और 8 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 3 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 क्या होगा, 3 से कट जाएगा ना, तो इस प्रकार हम लोग मान लेंगे कि ये संख्या 3 से क्या होगी, कट जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं 3 से। ठीक है, 3 एकम क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 दूनी क्या हो जाएगा हम लोगों का, 6 हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22। ठीक है, तो 3 सत्ते क्या हो जाएगा हम लोगों का, 21 हो जाएगा, और 3 पंजे क्या हो जाएगा हम लोगों का, 15 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार 1275 आ गया। ठीक है, फिर हम लोग चेक करते हैं कि क्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 7 5 12 हो जाएगा, 12 2 14, 14 1 15। ठीक है, 15 3 से क्या होगा, कट जाएगा ना, तो इस प्रकार हम लोग मान लेंगे कि जो 1275 है वो क्या होगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको लगाते हैं। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा हम लोगों का, 3 से कटेगा, कितनी बार में जाएगा, 12, 3 चौके 12। ठीक है, 3 चौके 12। देखिए यहाँ पे 12 क्या होगा, पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 7 बचा, तो यहाँ पे कितनी बार में जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा, 3 पंजे 15। ठीक है, अर्थात 425 आ गया। ठीक,
अब चेक कीजिए कि क्या 425 तीन से कटेगा। यहाँ पे देखिए 5 2 क्या हो जाएगा हम लोगों का 7 हो जाएगा, और 7 4 11 नहीं कटेगा। ठीक है, तो किससे कटेगा? 4 से भी नहीं कटेगा तो 5 से कटेगा। ठीक है, जब 5 से कटेगा हम लोगों का तो क्या आ जाएगा हम लोगों का? देखिए यहाँ पे 5 बटे 40 हो जाएगा, और 2 बचेगा तो 5 बचे 25 हो जाएगा। 5 बटे 40, जब शेष 2 बचेगा तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, तो 5 पंजे क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 से कट जाएगा। देखिए 5 से विभाजित होने का जो नियम होता है, इसका लास्ट में 0 और 5 होता है। ठीक है, वो संख्या क्या होगी? 5 से पूरी तरह से कट जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 है लास्ट में, तो इस संख्या पूरी तरह से क्या होगी? 5 से कट जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए कितनी बार में जाएगा? 16 पंजे क्या होता है? नहीं, ठीक है, 16 पंजे से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए 17 पच्चे क्या होता है? 85 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए 5 1 कम 5 हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा? 3 बचा, 5 7 35। ठीक है, यहाँ पे देखिए 17 1 कम 17। ठीक है, यानी कि 17 पंजे क्या होते हैं? 85 होता है, और 17 बार कटेगा एक बार में। तो यहाँ पे 3825 का जो गुणनखंड होगा वह क्या होगा हम लोगों का? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर समझ लीजिए। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 3, ठीक है, गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 कितनी बार में है? 3 2 बार में है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 पे घात 2 गुणे 5 कितनी बार में है? 2 बार में है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 बार में लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या हो जाएगा? गुणे 17 हो जाएगा। ठीक है, गुणे क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। इस प्रकार 3825 का हम लोगों ने क्या कर दिया? गुणनखंड निकाल दिया। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकाला हम लोगों ने। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग 5005 और 7429 का अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिएगा, निकल जाएगा। ठीक है, नहीं निकलेगा तो निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, प्रयास कीजिएगा, आप लोग निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए। ठीक है, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आज हम लोग प्रश्नावली 1B का जो पहला क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 2 से लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।